गुड इवनिंग दोस्त। मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं एक शराबी हूँ। और केवल एक उच्च शक्ति की हाय अनिरुद्ध भाई। एक उच्च शक्ति की कृपा है, आप लोगों का साथ है, 12 कदमों का कार्यक्रम है, परिवार का सहयोग है यार। शराब के पहले घूंट से दूर हूँ आज। और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ यार। दरअसल आज मुझे समझ में आता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले मैं किस तरह से जी रहा था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, इसकी मेरे को सुध ही नहीं थी। मतलब शराब पीने से पहले भी मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे जी रहा हूँ। और शराब पीने के बाद तो मतलब जैसे आंखों पे पट्टी ही चढ़ा दी थी, कानों में रुई डाल दी थी। तो जो चल रहा था, मतलब कैसे मैं जिया, कैसे सरवाइव किया, कैसे जिंदा रहा, कैसे बाद में भी सारी कुछ तबाहियों के बाद भी लोग मेरे आसपास कैसे रहे, ये कुछ समझ ही नहीं पाता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद आप लोगों के साथ रह के अब जब शराब के पहले घूंट से दूर हूँ कुछ समय के लिए, तो फिर पलट के देखता हूँ तो जीवन समझ में आने लगता है यार कि क्या हो रहा था मेरे साथ, या क्या कर रहा था मैं, जो मिला था जिंदगी का तोहफा उसके साथ मैं क्या कर रहा था। एक छोटा सा उदाहरण मुझे हमेशा से ही लगता है। हमारे घर में एक कुत्ता हमने पाला है, बहुत प्यार करते हैं सब उससे। लेकिन उसको हम गले में पट्टा नहीं बांधते हैं। बट बाहर जब हम उसको घुमाने ले जाते हैं, जो उसको बहुत पसंद है घुमाने ले जाना, तो हमको उसको पट्टा बांधना पड़ता है। और जब भी हम वो चेन और पट्टा निकालते हैं तो वो खुशी से उछलने लगता है एकदम, क्योंकि वो पट्टा पहनाएंगे और मुझे घुमाने के लिए ले जाएंगे, जो बात उसको बहुत पसंद है। तो ये जब भी होता है तो मुझे शायद ही कभी ऐसा समय होता है जब याद नहीं आता है, मैं खुद को देख पाता हूँ वहां पे। यार किस इंसान को पट्टा अच्छा लगेगा, किस इंसान को गुलामी अच्छी लगेगी। मेरे को अच्छी लगती थी शराब की गुलामी। और सालों तक मैंने इस गुलामी में रहा अपनी मर्जी के साथ। दरअसल मैं समझ ही नहीं पाया था, मेरे को लग रहा था कि मैं कंट्रोल में हूँ, मैं शराब को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन हो रहा था उल्टा खेल और बिल्कुल पहले से। अब मैंने इतने साल, सारी नुकसान कोई एक रात में नहीं हुए, बहुत सारे नुकसान हुए। तो पहले छोटे छोटे हुए, फिर बढ़ते गए, फिर बढ़ते गए, फिर बढ़ते गए। तो मेरे को काफी सारे मौके आए थे कि मैं अपना रास्ता सुधारूं, शराब से दूर हूं, लेकिन वो मैं होता नहीं था। मैं खुद चल के शराब की ओर जाया करता था। तो ऐसा क्यों होता था दोस्तों? तो मेरे को पता चलता है, क्या मेरे जीवन में पहले खुशियां नहीं थी शराब से पहले? क्या मेरे जीवन में मजे नहीं थे? क्या मेरे जीवन में कुछ अचीवमेंट्स नहीं थे? क्या मेरे को मेरी गली मोहल्ले में, स्कूल में, मैं काम की जगह फिर जाने लगा, वहां पे एक बुद्धिमान, समझदार, होनहार, जिसका एक अच्छा फ्यूचर है, ऐसा माना जाता था। तो ये सब होते हुए मैंने ऐसा क्यों किया होगा? तो मेरे को पता चलता है कि सारी जीवन में जो भी खुशियां थी, मजे थे, या मेरे को जो भी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही थी, जो भी लोग मेरे बारे में अच्छा बोलते थे, ये सब जो है वो मेरे लिए काफी नहीं था। मेरे मन में एक इमेज थी कि अनिरुद्ध औरों से अलग है और उसको जीवन में कुछ कर दिखाना है। बहुत बड़े बड़े अरमान थे, बड़े बड़े सपने थे, खुद के बारे में बड़े बड़े मुगालते थे। और वो कहावत है जो मैंने हिंदी बेल्ट में जाके सुनी कि कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, कुछ भी पाल लो, बट मुगालते मत पालना। बट मैंने वो पाल रखे थे खुद के बारे में। और मेरे को वो जो जीवन में एक्साइटमेंट चाहिए थी, जो उत्तेजना चाहिए थी, वो मेरे को नहीं मिल रही थी। मेरे को लगता था कि कुछ कमी है यार, वो है ना, लार्जर देन लाइफ चाहिए। तो वो जब मैंने शराब की पहला घूंट पिया मैंने, तब वो मेरे को मिला यार। कुछ ज्यादा जीवन में जितना था उससे ज्यादा कुछ, वो मजा आ गया यार। मतलब वो एक है ना कि चल पड़ी यार अपनी गाड़ी तो आगे, ये लाइफ है, ऐसा जीते हैं। वो टेबल के इर्द गिर्द जो माहौल बनता था, जो किस्से बनते थे, जो गाने होते थे, जो जोक सुनाए जाते थे, वो टोली में मेरे टेबल से भी, आजू बाजू के टेबल से भी जो आवाजें आती थी, ठहाके आते थे, तो वो मेरे को लगता था कि ये मस्त जीवन है। तो वो शराब के पहले घूंट ने ही मेरे पे ऐसा दिलो दिमाग पे असर कर दिया था, शुरुआत के दिनों ने ही, कि मेरे को वो मजे जो थे, मेरे को लगता था कि ये जिंदगी है। और जब मैं शराब उतर जाती थी, जब मैं नॉर्मल जीवन में आता था, तो फिर से मेरे को वो कमी महसूस होने लगती थी, और ये कमी दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अब देखा जाए तो मेरे घर में अल्कोहलिज्म था, पहले से खानदान में था। जो बर्बादियां होती हैं शराब की, वो मैं बचपन में देख चुका था। और जैसे कि बिल की कहानी में है कि जब उसने शराब पी पहली बार, तभी वो जब उस कैथेड्रल में गया था और उसने एक वो सिपाही की कब्र देखी थी और उस पे लिखा हुआ कुछ पढ़ा था,
तो उसने कहा था कि इट वॉज एन ओमिनस साइन, कि वो मेरे को मैसेज मिल गया था। वैसे ही मैसेज मेरे को मिल गया था, और वो भी दोस्तों शराब पीना मैंने चालू किया उससे पहले मिल गया था। मेरे पिताजी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे, बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब थी, लीवर उनका फैटी लीवर, वो बाद में सब मेरे को उसकी आदत हो गई, लेकिन तब आदत नहीं थी, हम सब घबरा गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि अब और पिएंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। और दीवार पे वो पीछे लिखा था पेशेंट का नाम फला फला, और नीचे लिखा था बीमारी क्रोनिक अल्कोहलिज्म। तो बीमारी मैंने बाकी कई सारी की बीमारियां सुनी थी तरह की, लेकिन क्रोनिक अल्कोहलिज्म क्या होता है ये नहीं सुना था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये मेरे पिताजी को क्या हो गया है ये। तो उन्होंने कहा शराब पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी कि उसके बिना उनको जीना अच्छा नहीं लगता है बहुत सालों तक, और बहुत गंभीर हो चुका जब ये हालत है, तो इसको क्रोनिक अल्कोहलिज्म कहते हैं। और उसी समय दोस्तों हुआ ये था कि दो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर थे, उनको पता चला, किसी ने, हमारे स्नेही थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, तो उनसे जाके आप बात करो। तो वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दो मेंबर आए थे, उन्होंने पिताजी से आधा घंटे बात करी, हमसे भी बात करी, और हमको बोला था कि जब आप इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में ले आइए। लेकिन हमको उस बात पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी दवाई का नाम नहीं बोला था, उन्होंने कोई जादू टोना नहीं बोला था, उन्होंने कोई ये नहीं बोला था कि 1 मिनट में पिताजी को ठीक कर देंगे, उन्होंने कोई फीस नहीं मांगी थी। तो हम उनको डिस्चार्ज के बाद पिताजी को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग में नहीं ले गए। उसके बजाय वो सारी चीजें करी, हम बाबाओं के पास ले गए, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बट अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में नहीं ले गए। अब पिताजी बहुत कम उम्र में चल बसे, उसके बाद भी 2-3 साल जिंदा थे, बट शराब की वजह से ही बहुत कम उम्र में चल बसे। तो ये सब मैं देख चुका था, मेरे को मैसेज भी मिल चुका था, लेकिन मुझे उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आया। मैंने ये तय किया था कि मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक उत्सुकता थी, वो एक कीड़ा था मन में, एक चुल थी कि एक बार करके तो देखूं कि ये होता क्या है। लेकिन जैसे ही मैंने करके देखा तो मेरे को जो मजा आ गया वो इतना हावी हो गया मेरे पे कि बचपन से देखा हुआ, भुगता हुआ, माँ की तकलीफ, खुद की तकलीफें, सब कुछ मैं भूल गया, और मैं शराब के पीछे दौड़ने लगा। अब शराब मेरे को यहाँ पे आने के बाद बोला कि ये कनिंग बैफलिंग पावरफुल है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता था। उसका ये था कि मैं जब पीने बैठता था पहले, तो एक पेग जो है मेरे को 1 घंटा लगता था, जबकि मेरे पास वाले दोस्त थे जो मेरे साथ बैठे थे, वो मेरे पे चिल्लाते थे कि यार हमारा खत्म हो गया पेग और तुम्हारा अभी चल ही रहा है। और मैं बोलता था कि तुम्हारे जितनी जल्दी पीने की मेरी यार नहीं है, मेरे को आराम से दारू का मजा लेते हुए मेरे को पीना है। तो 1 घंटा एक पेग लेने वाला मैं इंसान, बाद में मेरी ये हालत हो गई कि जैसे ही, मतलब 1 सेकंड रुक नहीं पाता था कि कब मैं कैसे पैसे जुटाऊं, कैसे मैं उस आते पे पहुंचूं, दुकान में पहुंचूं, मैं क्वार्टर खरीदूं, ढक्कन खोलूं और मुंह को लगा लूं। बाद में पता चला कि ये प्रोग्रेसिव बीमारी है, एक दिन में नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। क्योंकि मेरे को जो मजा पहले हाफ क्वार्टर में आता था वो बाद में 1 क्वार्टर में आने लगा, फिर 1 क्वार्टर मेरे को पूर्ति नहीं थी तो 1.5 क्वार्टर मेरे को लगने लगी। तो मेरे को क्या था, मैं मन में वो देखता था कि मेरे को यार मजा आ रहा है कि नहीं, मैं ये नहीं देख रहा था कि उस वो मजा पाने के लिए मेरे को दारू की मात्रा जो है वो ज्यादा लगने लगी है। साथ ही मैं ये भी नहीं देख रहा था कि पहले मेरे पास कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा कंट्रोल था ये इस बात का कि मेरे को आज काम है देर रात तक और कल सुबह भी काम पे जल्दी जाना है, तो मैं ज्यादा नहीं पीऊं यार, या पीऊं नहीं। ये पहले कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, या शायद कुछ सालों तक भी मेरे पास कंट्रोल था। लेकिन बाद में ये नहीं रहा। मेरे को लगता था कि मैं अगर पी लूंगा, फटाक से एकदम थोड़ी सी पी लूंगा, मैं नींद निकालूंगा और मैं काम पे हाजिर हो जाऊंगा। तो मैं अब ये नहीं देख रहा था कि मेरा काम सफर हो रहा है या नहीं, मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए, ये वाली हालत हो रही थी। मैं ये भी नहीं देख रहा था कि पहले मैं वीकेंड पे पीने वाला या जब पैसे हो तभी पीने वाला, वो मेरे हाथ में नहीं रहा था। अब मैं उधारियां करने लगा, दोस्तों से पैसे लेने लगा, या मैं थोड़ा बहुत स्वाभिमानी था पहले, वो स्वाभिमान छोड़ के मैं उन लोगों के आगे पीछे करने लगा कि मेरी जेब में पैसे नहीं हो तो ये लोगों के साथ रहूंगा तो ये मेरे को शराब पिलाएंगे। मतलब शराब के पीछे मेरे को काम इम्पोर्टेंट नहीं रहा था, मेरे में जो अच्छे गुण थे कि एक स्वाभिमान हो इंसान में, एक समझ हो कि अपना कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, टाइम का अपन कैसा मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे मेरी समझ में गिरवी रखते जा रहा था शराब को। तो इस तरह से मेरी अच्छाइयां दूर हो रही थी, मैं जो जो कुछ अच्छी चीजें थी वो गिरवी रखते हुए मैं शराब पा रहा था उसके बदले में, और शराब, और जल्दी शराब। सबसे पहले मैंने अगर सेक्रीफाइस कुछ किया होगा तो ये किया था
मैं अपनी बात बोलूं तो कि मेरे जो पीने वाले दोस्त थे मैं उनकी संगत में ज्यादा रहने लगा, और जो न पीने वाले दोस्त थे मैं धीरे धीरे उनसे कटता चला गया। ये न पीने वाले दोस्त मेरे को तभी अच्छे लगते थे जब मेरा पीने का मूड ना हो, या फिर वो पी नहीं रहे हैं लेकिन मेरे पीने को वो फाइनेंस कर रहे हैं, या मेरी जो हालात स्थितियां हैं उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हाँ ये मैं होंगे तो मैं पी सकता हूँ। तो अदरवाइज मैं जो पीने न पीने वाले दोस्त थे उनसे कतराता चला गया। मेरी लव मैरिज थी, तो साथ में पत्नी के घर में भी ऐसी शराब की कोई पाबंदी नहीं थी। मैं ससुर जी के साथ पीता था, कभी कभी हम पति पत्नी भी साथ में बैठ के पिया करते थे। लेकिन जल्द ही उसकी समझ में आ गया कि ये अपन किससे शादी कर बैठे, अपन ने जिससे कोर्टशिप करी, अपन जिससे प्यार करते थे, जिससे शादी के साथ शादी के सपने रचे हैं, ये वो बंदा नहीं है, ये तो दूसरा ही बंदा है। जैसे ही शराब की बात आती है तो ये बदल जाता है पूरा। तो हम में झगड़े होने लगे। वो इंतजार करते थे कि 9:30 बजे आएगा, 10 बजे आएगा, मैं पहुंचता था रात को 1:30 बजे, 2 बजे। कितने ही बार ऐसा हुआ है कि मैं पहुंचा ही नहीं हूँ, डायरेक्ट सुबह पहुंचा हूँ। और पहुंचा हूँ तो इस हालत में पहुंचा हूँ कि कहाँ स्टेशन पे सोया था, जेब से पॉकेट चला गया है, मेरा मोबाइल चला गया है, सब चला गया है। तो वो देख के घबरा जाती थी कि अपन घर वालों का विरोध करके इससे शादी करी है अपन ने, एक बच्चा पैदा हुआ है अपने को, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज नहीं है, और इसको कुछ पड़ी नहीं है। अब फिर झगड़े होने लगे। झगड़े होने लगे तो मैं उसको कोसने लगा। अब क्या मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था, ये मैं गलती कर नहीं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, कि मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मैं इतनी पी जाऊंगा कि मेरे को होश ही नहीं रहे। मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मेरी आखिरी ट्रेन है वो छूट जाए और मैं प्लेटफॉर्म पे सोना पड़े। मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मेरी जेब से कोई 25,000 रुपए लेके चला जाए, मैं आंखों से देख रहा हूँ। लेकिन शराब इतनी चढ़ी हुई है कि मेरी उंगली भी नहीं उठ रही है, आवाज भी नहीं फूट रही है कि मैं आजू बाजू वाले किसी को आवाज दे के बुलाऊं और बोलूं कि भैया मेरे से ये जेब से ये पुलिस वाला पैसे चोरी करके ले जा रहा है। तो मेरे को ये समझता था, मेरे को इसका पछतावा होता था, मेरे को खुद की घिन आती थी, मेरे को बड़ी तकलीफ भी होती थी, मेरी आत्मा मेरे को कोसती भी थी। मेरे को ये लगता था निश्चित ही कि मैं अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये भावना ज्यादा देर टिकती नहीं थी। जैसे ही मैं हर सुबह मैंने कितनी बार हैंगओवर हो रहा है, सर पे हथौड़े पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मैंने ये सोचा कि नहीं यार, ये हो चुका, ये बस हो चुका। अब शराब को नहीं हाथ लगाना है, कम से कम कुछ दिन तो हाथ नहीं लगाना है। लेकिन कुछ ऐसा जादू होता था, आधा दिन तो हैंगओवर में चला जाता था, दोपहर बाद काम में कैसे कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोपहर बाद धीरे 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 हालत थोड़ी ठीक हो जाती थी, और मेरी नजर घड़ी के कांटे पे लगने लगती थी कि कब 6 बजेंगे, कब मैं यहाँ से निकलूंगा ऑफिस से, और कब मैं पहुंचूंगा अपने बार में यार। मतलब सुबह जो मैंने सोचा था, गंभीरता से सोचा था कि नहीं अब शराब को हाथ लगाना है, कम से कम कुछ दिन नहीं लगाना है, कुछ घंटे भी वो नहीं चलता था, मेरे को याद भी नहीं रहती थी कि कितने झगड़े हुए, कैसे पत्नी रोई है, कैसे उसकी आंख में आंसू है, कैसे हमारे झगड़े हुए तो बच्चा डर के दुबक के बैठा है, कितना गिल्ट मेरे को फील हुआ है, ये कुछ याद नहीं आता था। बस ऐसा लगता था कि आज ज्यादा नहीं पीऊंगा, एक क्वार्टर पीऊंगा और सब घर में जाके व्यवस्थित रूप से मैं करूंगा। लेकिन वो कभी होता नहीं था, जैसे ही पीना चालू कर देता था तो वही हालत फिर से। अब धीरे धीरे ये प्रकार इतने बढ़ने लगे कि काम सफर होने लगा। पत्नी ने वो सारी चीजें करके देखी जो हमने अपने पिताजी के लिए करी थी, सारी बातें रिपीट हो रही थी, कोई नई चीज नहीं हो रही थी। तो बाबा के पास जाओ, मांत्रिक के पास जाओ, बाहर वाली ने कुछ किया हो, वो शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाए हो, समझ बुझो, बुजुर्गों को बैठाना हो, बच्चे की कसम दिलाना हो, गणपति आ रहे हैं तो कम से कम 10 दिन मत पियो, नवरात्र है मत पियो, बर्थडे है बेटे का मत पियो। मैं या तो मानता था उस चीज को लेकिन फॉलो नहीं करता था, या मैं उनसे झगड़ा करने लगता था। मैं उनको बोलता था कि तुम समझ नहीं रही हो, शराब, तुमको लगता है कि तुम्हारे पिताजी 1.5 पैक पिए तो मैं भी पीऊंगा क्या? मैं अलग हूँ, मैं अलग इंडस्ट्री में हूँ, मैं अलग लोगों के साथ रहता हूँ, और बड़े बड़े लोग हैं। तो मैंने वो, चाहे कलाकार हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, बड़े बड़े नेतागण हो, उनके मैं उसको उदाहरण देता था कि ये देखो इन्होंने शराब भी पी और कितने बड़े कारनामे किए जिंदगी में, अच्छे अच्छे इनका नाम हुआ है। तो तुम हो जो मुझे समझ नहीं रही हो। मतलब जो डिनायल था कि परिस्थिति को न स्वीकारना, मैं कहीं गलत जा रहा हूं ये नहीं मानना, और फिर जस्टिफिकेशन देना कि मैं अलग इंसान हूं,
मेरा पीने का तरीका अलग होगा, लेकिन मैं आम इंसान नहीं हूं, तो तुम आम इंसानों की जो फुटपट्टी है उससे मेरे को मत नापो यार। तो ये खुद को ही बेवकूफ बनाना, खुद को ही बार बार झांसा देना, खुद से ही बार बार बेईमानी, ये मैं चाहे उतनी देर चलाना चाहता था, लेकिन वो जो उसके परिणाम हो रहे थे जीवन में, उनको तो मैं टाल नहीं सकता था यार। काम में कुछ साल तक मेरे को अच्छा सक्सेस मिला। मैंने कहा कि मैं वाहवाही मेरे को बहुत चाहिए रहती थी, तो वो मिलने लगी, पैसा आने लगा, तो गुरूर और चढ़ गया कि पत्नी को बोला, देखो मैंने तुमको बोला था कि एक दिन तुम्हारा नाम होगा और मैं कुछ कर दिखाऊंगा। दरअसल इतना कोई बड़ा नाम नहीं हुआ था, न इतना कोई काम किया था, लेकिन मेरे लिए वो जरूरी था जस्टिफिकेशन, कि देखो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो तुम समझ नहीं पा रहे हो लोग। तो मेरी माँ मेरी दुश्मन, मेरी पत्नी मेरी दुश्मन, मेरा भाई, मेरे सास ससुर, जो भी मेरे को अच्छा कुछ बोलने की कोशिश करेगा वो दुश्मन। दरअसल ये सारे, मैंने कहा कि मेरे अच्छे न पीने वाले दोस्त, या पीने वाले भी अच्छे दोस्त, जो मेरे को बीच बीच में बता रहे थे कि अनिरुद्ध तुम गलत जा रहे हो, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, ये सारा मेरा सुरक्षा कवच था जो मेरे को इस गुलामी से बचा सकता था। लेकिन मेरे को उस गुलामी में जाना था। मेरी हालत अब ये हो गई थी कि मेरे को शराब चाहिए, मतलब चाहिए, फिर उसके लिए मैं कोई भी नुकसान उठाने के लिए तैयार हूं और कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हूं। मतलब मेरा करियर सफर हो रहा है, मेरे पैसे बेतहाशा खर्च हो रहे हैं, मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मेरी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। लोग बोलने लगे कि अनिरुद्ध कैसा तुम दिख रहे हो। मेरे को वो भी मंजूर था, कोई मेरे को नहीं पड़ी है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और मेरे घर वालों को जो सफर करना पड़ रहा है कि पत्नी को नींद खराब हो गई है, उसकी बेचैन अशांत रहने लगी है, चिड़चिड़ होने लगी है, उसकी हेल्थ पे असर हो रहा है। बेटा कहीं ना कहीं दूसरी जगहों पे वो सिक्योरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरा बेटा हुआ, वो जिस हालात में पैदा हुआ कि 6.5 महीने का था वो, जब प्रीमैच्योर बेबी था, और उससे पहले उसकी माँ को 3 महीने बोला था बेड रेस्ट हॉस्पिटल में। तो मेरे लिए अच्छा हो गया कि हॉस्पिटल में है वो और बेड रेस्ट है उसको। तो ये मेरे में देखने के लिए नहीं आ रही है कि मैं कितनी पी रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कब पी रहा हूँ, कैसे पी रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। मैं दिखाने के लिए दिखाता था कि तुम्हारे लिए टिफिन ला रहा हूँ, तुम्हारे लिए दवाइयाँ ला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ख्याल रख रहा हूँ। लेकिन मेरे को मतलब पीना तब इतना बेतहाशा हो गया था कि जिस दिन सुबह अचानक डॉक्टर को उठाना पड़ा मुझे, मैं हॉस्पिटल में सोया था, कि इमरजेंसी है, हमको अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा और इस बच्चे को लेके स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। उस दिन का घटनाक्रम जो था वो मतलब केवल और केवल कृपा है कि उस बच्चे की जान बच पाई। रविवार का दिन था और एम्बुलेंस हॉस्पिटल पे पहुंच पाई, वरना मैं तो होश में ही नहीं था, आधे होश में मैं उसको ले गया। मतलब इतने सारे स्टेक्स पे लग गए थे कि मेरा बेटा, उसकी जान को मैं दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं। ये सब मैं करने के लिए तैयार था उस शराबी के लिए, शराब के लिए। अब ये जो गुलामी है, ये धीरे 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 पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। मैं कुछ भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हूं और उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन शराब होना मतलब होना। अब इस हालत में मैं पहुंच गया था, तो कब तक कोई साथ देगा मेरे को। मेरे दोस्तों ने साथ देने की कोशिश की, मेरे काम वालों ने साथ देने की कोशिश करी, फिर उनको मजबूरन काम से मेरे को निकालना पड़ा। दोस्तों को अपनी अपनी जिंदगी थी, उन्होंने पैसे से भी और अदरवाइज भी मेरी मदद करने की कोशिश की। लेकिन मेरे को सिर्फ एक ही शर्त रहती थी कि तू शराब नहीं पिएगा यार। मैं हाँ बोलता था, मेरे मन में कुछ देर के लिए ईमानदारी से वैसा रहता भी था कि सब कुछ खत्म होने चला है, तो नया मौका मिल रहा है, तो अब नहीं करेंगे यार, कम से कम कुछ दिन नहीं करेंगे। लेकिन वही कि चंद घंटों में मेरे जैसे ही मौका मिला या पैसे मिले, तो मैं भागा शराब की ओर। मतलब कोई मेरे बस की ही बात नहीं है। मेरी पत्नी ने जब बोला कि मैं तुमको छोड़ के जा रही हूं, तो मैंने कहा जा तू। मैंने रोकने की कोशिश नहीं की उसको, क्योंकि मन में एक था कि ये जाएगी तो मैं शराब आराम से पी पाऊंगा। लेकिन बीच बीच में हालात ऐसे बन जाते थे कि मैंने खुद ही, घर वालों को रिहैब सेंटर वगैरह नहीं मालूम था, तो मैंने ही खुद रिहैब सेंटर गया। डर लगने लगा कि मर न जाऊं। वहां गया, 8 एक दिन में लीवर फिर से ठीक होने लगा, भूख लगने लगी, लगा कि कहाँ पे यहाँ से आ गए। वापस निकला, उसी दिन पी ली। फिर से उसी रिहैब में गया, वापस निकला, उसी दिन पी ली। क्योंकि जैसे ही अंदर जाता था मैं और तबीयत ठीक ठीक होने लगती थी थोड़ी, तो वहां पे जो एक बात बोली जा रही थी, वो ये बोली जा रही थी कि तुम शराबी बन चुके हो। वहां पे मैंने पहली बार सुना कि अब अचार डल चुका है अनिरुद्ध, अब उसका फिर से आम नहीं बनेगा।
छाछ बन चुका है, अब दूध नहीं बनेगा। अब तुम कुछ भी कर लो दुनिया में, इस जीवन में, लेकिन तुम सामान्य ढंग से शराब नहीं पी सकते। यू कांट बी अ सोशल ड्रिंकर। तुमको चौथे पेग से नहीं, तीसरे पेग से नहीं, पहले घूंट से दूर रहना पड़ेगा। तो ये जो बात मैं सुनता था, तो कल्पना में भी मेरे को इतना दिल में दर्द होता था कि शराब से कैसे दूर रहना। मतलब मैं पत्नी से दूर रहने के लिए तैयार हूँ, बच्चों से दूर रहने के लिए तैयार हूँ, काम से दूर रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शराब से दूर रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। बाहर आता था तो मुझे लगता था कि ठीक है, मेरे को इन्होंने कुछ एलर्जी वेलर्जी बताया है, कि मैं ऐसा हूं कि एक डिफेक्टिव पीस पैदा हुआ हूं, ऊपर से ही मैं ऐसा आया हूं। मेरा शरीर ऐसा है कि मैं थोड़ी शराब पीता हूं तो मेरे को शरीर और मांगने लगता है, और पीता हूं और मांगने लगता है, और अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा मेरे मरने तक। तो ये चीज थी, उसमें भी मैं इतना इंटेलेक्चुअल था, इतना अहंकारी था। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल था, लेकिन मेरे को ये लगता था कि ठीक है, ऐसी बॉडी है और एलर्जी है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, मैं वॉच करूंगा। पहले मेरे को पता नहीं था ना कि एलर्जी है, इसलिए मैं बेतहाशा पीता था। लेकिन अब पता चल चुका है, तो अब मैं कंट्रोल से पीऊंगा। लेकिन जैसे ही दूसरा पेग खत्म हो जाता था और क्वार्टर में सिर्फ एक पेग दिखता था, तो जी घबराने लगता था मेरा। फिर मैं जबरदस्ती, वो जो ख्याल है कि मेरे को एक क्वार्टर से ज्यादा नहीं पीना है, उसको बाहर मैं कर दूं। मतलब मेरा जो विल पावर, कंट्रोल, ये वो चीज थी, ये अब शराब के साथ काम नहीं आ रही थी। ये बाकी जगहों पे, अब भी कुछ जगहों पे थी, लेकिन यहाँ पे नहीं काम आ रही थी। तो अब जो मेरी हालत ऐसी बन गई थी कि मेरे को सब कुछ पता चल चुका है, लुट चुका हूं पूरी तरह, सड़क पे आ गया हूं मैं। कुछ दिन सड़कों पे, प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ा दोस्तों मेरे को। कुछ भी नहीं है मेरे पास, पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ। रॉक बॉटम, रॉक बॉटम जो बोला जाता है, तो फिजिकल रॉक बॉटम या मटेरियल रॉक बॉटम तो वो था कि मैं मुंबई की सड़कों पे मारा मारा घूम रहा था बारिश के दिनों में। रहने के लिए जगह नहीं, सोने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, शराब जुटा लेता था, कोई भी नहीं। लाखों लोग दिन भर नजर के सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना कोई नहीं। और ऐसी हालत में भी मैं सिर्फ शराब ढूंढा करता था। तो मेरा रॉक बॉटम वो होना चाहिए था, लेकिन मेरे को वो कभी महसूस नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि रॉक बॉटम मानने पे है, मैं ये समझ लूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग का मेरे को पता चल गया था, रिहैब सेंटर्स में बोला गया था, एज येट, बहुत पहले जब सब कुछ मेरे पास था, काम था, पत्नी थी, सब कुछ, तब बोला था एज येट। अब अगर रुक गए, रॉक बॉटम ये मान लिया, तो जो कुछ बचा खुचा है, जिंदगी संवर सकती है। लेकिन अगर नहीं रुके तो सब कुछ ये तुम्हारे साथ हो सकता है। और मेरे साथ लगभग सारी चीजें हो गई, मैं मरने की कगार तक आ गया था, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चालू हो गई थी। और इन सब के बावजूद जैसे ही फिजिकली थोड़ा ठीक हो जाऊं, या थोड़ा मौका मिल जाए, मैं बार बार वहां पे जा रहा हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया, वो सब हुआ, गले लगाया, मेरे को बहुत प्यार से मिले, हम भी शराबी हैं बोलने लगे, अच्छा भी लगा। रिहैब से आया था तो 3.5 महीने वहां के, फिर 2 महीने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग के, 5.5 महीने में शराब से दूर था, कभी रहा ही नहीं था जब से चालू की थी, और शराब की याद नहीं आ रही थी। अब मेरे को लगा कि वाह यार, ये जिंदगी है, क्या मजा आ रहा है, शराब की याद नहीं आ रही है, वाह वाह। कितना पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार है, वो भी प्यार करने लगे हैं, बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ, सुबह एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। बट मैं समझ नहीं पाया था कि ये क्या है। पिंक क्लाउड मेरे को बोला जा रहा था, लेकिन मैं पिंक क्लाउड हूं ये मान ही नहीं रहा था मैं। मेरे को बस इसी बात में खुशी थी कि अब शराब की प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई, अब जाके पैसा कमाता हूँ, अब फिर से अपना सिक्का जमाता हूँ, खोया हुआ पैसा, खोई हुई शोहरत, खोया हुआ नाम, इज्जत में वापस लाता हूँ। घर में भी मेरे को मानने लगेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और मैं फिर से जाके पी लिया 2 महीने में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद। अब ये क्या था, ये मेरे को बोला था, अब मैं 5.5 महीने दूर हूँ, मेरे को सारा एलर्जी पता चल गई है, मेरे को ऑब्सेशन पता चल गया है, सब कुछ पता चल गया है, शराब से दूर रह के जीवन अच्छा होने लगा है, सब कुछ अच्छा होने लगा है। इसके बाद भी मैं क्यों शराब पीने जाता था? उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम शराब में नहीं है, शराब तो बाजार में है, प्रॉब्लम मेरे मन में है, मेरे दिमाग में है। अब ये क्या है प्रॉब्लम मेरे मन में? पी के, मैं जो दारू पी के, मतलब जब मैं उसमें डुबकियां लगाने लगा हूं, तब तो मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। लेकिन अब जो होशो आवाज में हूँ,
अब जीवन अच्छा होने लगा है, उसके बाद भी मैं फिर से शराब की ओर क्यों जाने लगता हूँ? क्योंकि वही मन में वो कीड़ा। एक तो जो है मन मेरा, वो उन्होंने बोला कि शराब तो एक सिम्टम है, स्वार्थीपन, आत्म केंद्रितता, अहंकार, ये जो है इससे बना हुआ हूं मैं, ये मेरी रियल प्रॉब्लम है। यहाँ पे बोला जा रहा था कि 3 चीजें इम्पेरेटिव है, इनके बिना काम नहीं चल सकता। हाउ? ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस। अब ऑनेस्टी है ही नहीं। यहाँ पे आ रहा हूँ और सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इतनी शराब पी, इतना हुआ, लेकिन अब शराब से कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, अपन मस्त जी रहे हैं, मस्त लाइफ जी रहे हैं। मेडिटेशन करता हूँ रोज सुबह, बढ़िया एक्सरसाइज करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे चीजें बोली थी वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। कौन सी मेरी सोच मुझे यहाँ लेके आई, क्या क्या नुकसान हुए लोगों को, किस किस तरह से मैंने किया है, और यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि हमने ये सब कुछ करके देखा है। मैंने 2.25 महीने में फिर से शराब पी ली और उसके बाद 1.25 साल तक शराब पीता रहा। मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग से नफरत, मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स से रिजेंटमेंट, मेरे को घर वालों से डर कि मेरे को अब उनको रिहैब मालूम हो गया है, उठा के रिहैब में डाल देंगे। फिर से 2 रिहैब हुए, लेकिन मैं अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग से डर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला था पहला जहरीला घूंट, ईश्वर की कृपा से आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूं। अब ये मेरे को जो है दोनों चीजें, एक तो ईश्वर की कृपा, कौन सा ईश्वर, काहे का ईश्वर, मानता ही नहीं हूं मैं मानता हूं तो शराब को मानता हूं, और उससे बोल रहे हैं कि पहले घूंट से दूर रहो। तो रिहैब में भी मैं इस चीज को ईमानदारी से देख नहीं पा रहा हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शेयर कर रहा हूं तब भी इस चीज को ईमानदारी से देख नहीं पा रहा हूँ कि पहले घूंट से दूर रहना मेरे को आज भी स्वीकार नहीं है। तो वो उन्होंने कहा है कि देयर शुड बी नो लर्किंग नोशन, कोई भी छुपी दबी भावना नहीं होनी चाहिए, कोई भी मन में वो रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए कि कुछ दिन हो जाए, मेरी हालत ठीक हो जाए, मेरा सब कुछ ठीक हो जाए और मैं फिर से सुरक्षित रूप से ट्राई कर लूंगा, ट्राई करके तो देखूंगा यार, नहीं काम आया तो ठीक है ना, बंद कर दूंगा। तो अब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग से दूर रहने लगा, क्योंकि मेरे को ये मंजूर नहीं था कि पहले घूंट से दूर रहना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अल्कोहलिक्स एनोनिमस से एक ही है क्या यार दुनिया में? ये इंदौर में आया हूं मैं मजबूरन, मुंबई में रहा हूं सालों साल, हजारों किताबें पढ़ी है, साइकोलॉजी इतनी आगे गई है, साइंस इतना आगे गया है, कैंसर तक का इलाज निकल गया है, बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियों का निकल गया है। तो कोई और भी तो तरीके होंगे। तो वो तरीके मैंने बहुत अपना के देखे दोस्तों, मॉडरेट ड्रिंकिंग, कंट्रोल ड्रिंकिंग, वगैरह 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 के। तो ये जो था कि मेरे को 1000 बार बर्बादियां करी मैंने, बार बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मौका दिया, घर वालों ने मौका दिया, डॉक्टरों ने बचाने की कोशिश करी, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चालू हुई, आध्यात्म का रास्ता दिखाया गया, मेडिटेशन सिखाया गया, सब कुछ किया गया। मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने की कोशिश करी गई, मेरे को नौकरी देने की कोशिश करी गई, मेरे को ये बोला गया कि तुम काम मत करो, तुम सिर्फ बच्चों की ओर ध्यान दो, तुम कुछ भी करो बस शराब की ओर, मतलब सब तरह की मदद मेरे को जो भी इंसान कर सकते हैं वो सारी मदद को देने की मेरे को लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे हित चिंतकों ने, और जो मेरे को जानते भी नहीं थे उन लोगों ने, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सबसे पहले मेरे को सब कुछ देने की कोशिश करी, लेकिन मैं उसको ले नहीं रहा था। अब सॉल्यूशन था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, लेकिन वहां जाना मैंने बंद कर दिया था। और बाहर की दुनिया में जो भी इंसानी मदद मेरे को मिल सकती थी वो मिल चुकी थी, लेकिन वो काम नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे जैसा शराबी जिसने ये सोच बना ली है कि 1000 बार मैंने गलती करी है, लेकिन 1001वीं बार गलती करूंगा, लेकिन इस बार मेरा फायदा होगा, इस बार नुकसान नहीं होगा। ये जो सोच मेरी बनी थी, इससे मैं बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो पूरी तरह से मैं इंसानी मदद के बाहर था। अब मेरे को कोई बचा सकता था तो वो एक आध्यात्मिक अनुभव, ईश्वर की कृपा, हायर पावर का साथ। लेकिन ये ऐसे ही मिल जाता मेरे को ऐसा नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस तक ले आए थे, वहां पे रहता था तो कुछ देर वो थोड़ी सी ऑनेस्टी आ जाती थी, चली जाती थी, विलिंगनेस आ जाती थी, चली जाती थी। लास्ट टाइम जब मैं रिहैब में डाला गया मेरे को दोस्तों, तो रात के कुछ 1:30-2 बजे होंगे, सब लोग सो गए थे,
और मैं पहली मंजिल पे खड़ा था, नीचे सीढ़ियों को देख रहा था। ऐसा नहीं है कि उससे पहले मैंने कभी खुदकुशी का ख्याल नहीं आया हो मन में, कई बार आया। ट्रेन के सामने मैं कूद जाऊं ये भी आया, नस काट लूं ये भी आया, कुछ कोशिशें करके भी देखी थी, लेकिन वो हाफ हार्टेड थी। बट उस रात को मैं जो रिहैब सेंटर में पहले माले पे खड़ा था, तो मैं सोच रहा था बहुत गंभीरता से, क्योंकि मेरे को जीने में कोई भी मेरे को पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही थी कि जी के क्या करूंगा यार, होना क्या है मेरा। मैं तो वो एक बदकिस्मत इंसान हूं, जो लिखा है कि कुछ लोग बदकिस्मत होते हैं जो उस जीवन जीने के ढंग को स्वीकार करने और उसका पालन करने में असमर्थ होते हैं, या तो वो कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते, जिसमें पूरी ईमानदारी की आवश्यकता हो। तो मैं तो एल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाके आया हूँ, इतने रिहैब जाके आया हूँ, बिग बुक 50 बार पढ़ ली है, तो मैं शायद उन बदकिस्मत लोगों में से एक हूं। तो अब ये मैं खत्म कर दूं यार, मैं भी छूट जाऊंगा, मेरे परिवार वाले भी छूट जाएंगे। नहीं हुआ उस रात को किसी कारण, लेकिन हालत ये हो गई थी कि अब जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मतलब मेरे को इतना पक्का मेरे मन में वो बात हो गई थी कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मैं शराब पीऊंगा ही पीऊंगा, इससे बचना मेरा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो जो है शराब मेरा मालिक जो बन चुकी थी, मेरे को सालों तक लग रहा था, या मैं कोशिश कर रहा था कि मैं शराब को कंट्रोल करूं। वो था ही नहीं, शराब मेरे को कंट्रोल कर रही थी। अब कंट्रोल क्या कर रही थी, नचा रही थी। नचा रही थी मतलब ऐसे नाच नचाए मेरे को और मेरे घर वालों की, कोई पूछना नहीं। ऐसे ऐसी शर्मिंदा हरकतें करने वाली, ऐसे ऐसे घिनौनी चीजें जो मेरे कहीं से कहीं तक, जो मैंने कहा कि पहले वाला अनिरुद्ध था, उसको नहीं करनी थी। पूरी तरह से दिलो दिमाग का कब्जा ले लिया था, पूरी तरह से जीवन का कब्जा ले लिया था, पूरी तरह से सब कुछ हटा दिया था, और शराब मेरे मन में पूरा कब्जा कर बैठी थी। और हालत ये हो गई थी कि मेरे को अब इस जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। इसलिए जब मेरे को रिहैब वालों ने बोला कि 15 अगस्त 2018 को हम आपको डिस्चार्ज दे रहे हैं, तो दोस्तों मेरे को खुशी नहीं हुई। मैंने कहा बाहर जाके क्या करूंगा मैं यार। मेरे कई ऐसे दोस्त थे जिनके साथ ये हुआ था, बाहर जाना है फिर से आना है। मैंने कहा बाहर जाने में भी इंटरेस्ट नहीं मेरे को, और वापस अंदर आने में भी इंटरेस्ट नहीं यार। घर वालों को भी नहीं था। घर वालों ने बोल दिया था कि इस बार अगर पीना हो तो घर मत आना, कहीं भी चले जाना, हम इस बार ढूंढने भी नहीं आएंगे। और मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था यार, शराब का मजा तो कब से पीछे छूट गया था। यहाँ पे मैं कुछ देर दिन था यहाँ पे, अब मैं उस फिर से ट्रैप में अटकना नहीं चाहता था, और यहाँ पे कुछ न कुछ हो गया इस पॉइंट पे। मैंने कहीं ना कहीं वो बात मान ली जो मेरा अहंकारी स्वभाव था, कि मैं देख लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं बाकी लोगों से बुद्धिमान हूँ। वो कहीं ना कहीं हिम्मत हार बैठा, जवाब दे बैठा, और मेरे को घुटने पे आने पड़ा। मेरे को ईमानदारी से देखना पड़ा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या किया मैंने इस जिंदगी के साथ, मैं किसको बेवकूफ बना रहा हूँ, मैं किसके साथ बेईमानी कर रहा हूँ। शराब 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 के मारे मैंने पूरी जिंदगी खो दी है, जितने लोग थे वो खो दिए, जितनी अच्छाइयां थी खो दिए, जितना पैसा थे खो दिया, और ये सब मैं टाल सकता था। 2003 में मैंने पीना चालू किया होगा, 97 में, और 2003 में मेरे को फिर से ए का मैसेज मिला था, जब मैंने जीवन की सही मायने में शुरुआत भी नहीं की थी। बाद में हर रिहैब में मैं गया, तब मेरे को एक में मैसेज मिला था। तो ये जरूरी नहीं था सब मेरे लिए, मेरे को बार बार कोई ना कोई एक शक्ति थी जो बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एज येट मैंने नहीं सुना, और मैं इस हालत में आ गया हूँ। हर बार मेरा अहंकार अड़ाते गया, हर बार मेरा बेईमानी, मेरा स्वार्थीपन, मेरा आत्म केंद्रितपन, की इस बार मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक है घर वालों का नुकसान हुआ होगा यार, भर निकालूंगा, तकलीफ हो रही है ठीक है ना यार, पत्नी है मेरी, लव मैरिज की है, इतना भर भर के दूंगा बाद में कि ये भूल जाएगी सब चीजें। बच्चे हैं इनको यार तजुर्बा मिल रहा है, ये है ना, एकदम स्ट्रांग बनेंगे जीवन में। अलग बाप है इनका, बेटे भी अलग बनेंगे। मतलब ये क्या चल रहा था, मेरी माँ ने जो तकलीफें मेरे पिताजी के साथ झेली 25 साल, वही उसको बाद में 21 साल और मेरी वजह से झेलना पड़ी। तो ये सब चीजें जो थी, जिसको बोला गया है कि सेल्फ सर्चिंग, मेरे को देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा ईमानदारी से, वो उस घड़ी में हो गया दोस्तों, जब मेरी समझ में आ गया था कि ये मेरे से नहीं होना है, और मेरे को देखना पड़ेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। जो मैं सोच रहा था कि शराब ने जीवन में मजे लाए, वो साहूकार बन गई,
मेरे को लगता था कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें मेरे को लाइफ में दिए शराब ने, मजे दिए, हंसी दी, डेयरिंग दी, करेज दिया, है ना, एक डैशिंग मेरे को लगता था हूं मैं, वगैरह वगैरह लगता था, वैसा कुछ था नहीं बट लगता था। तो एक शराब ने जो दिया वो मेरे को एक माया जाल दिया, एक आभास दिया, एक झूठा मेरे को चित्र दिखाया जिसको मैं सच मान रहा था। और अब मेरी हालत ये हो गई थी कि मैं सच और झूठ में फर्क ही नहीं महसूस कर रहा था। तो ये सब उस घड़ी में जहां पे मैंने हार मान ली कि ये मेरे से नहीं होना है, मेरे पास दो रास्ते हैं यार। एक रास्ता या तो शिव इसी तरह से, इसी सोच के साथ, इसी अहंकार के साथ, इसी सेल्फिशनेस के साथ मैं आगे बढ़ूं, शराब पीऊं और शराब पीते पीते मिट जाऊं। मर जाना भी नहीं कहा है, मेरे को समझाया बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कि शराबी मरता भी नहीं है यार, मिट जाता है। तो मैं मिट जाऊं, या फिर दूसरा रास्ता है, वह अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रास्ता है। यहाँ पे मैं आऊं, यहाँ पे मैं मान लूं कि शराब मेरी मालिक बन गई है। और दूसरी ये कि मैं पूरी इच्छा जताऊं कि मेरे को इससे निकलना है। मैं ईमानदारी से मैं आऊं, खुद से ईमानदारी, दूसरों को दिखाने के लिए ईमानदारी नहीं, खुद से ईमानदारी। और अगर मेरे को इससे दूर रहना है तो उन्होंने बोला कि गोइंग टू एनी लेंस, विलिंगनेस चाहिए, एक खुला दिमाग चाहिए कि मेरी सोच, मेरे पुराने आइडियाज, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। वो बोलते थे कि मीटिंग में ना यार दिमाग बाहर रख के आना। तो वो दिमाग बाहर रखने की अब टाइम आ गया था यार। तो ये अगर करके मैं आता हूँ, मानता हूँ कि ये जीवन में संभाल नहीं पाया हूँ, नहीं संभाल पाऊंगा, शराब मेरी मालिक बन गई है, लेकिन मेरे को इससे छूटना है, तो मेरे को एक आशा है। मेरे को यहाँ मीटिंग में आता रहूंगा तो धीरे धीरे विश्वास हो जाएगा कि है कोई एक उच्च शक्ति यार, जो मेरे को फिर से ठीक करती है। क्योंकि मैं मीटिंग में आता हूँ तो कुछ ना कुछ मैं हिसाब से ठीक हो रहा हूँ यार। और उसके प्रमाण बैठे हुए हैं यहाँ पे कई सारे लोग जो मेरे ही जैसे शराबी थे, मेरे ही जैसा जीवन जिए थे, लेकिन अब दूसरा जीवन जी रहे थे। अब वो शराब पे डिपेंडेंट नहीं थे, एक हायर पावर पे डिपेंडेंट थे। कोई उसको ईश्वर कहे अपना अपना, कोई अल्लाह कहे, कोई और नाम दे, लेकिन कुछ न कुछ एक हायर पावर से, खुद से ज्यादा बड़ी चीज को वो मान रहे थे। और ये शराब की गुलामी में रह चुके हैं अरसे तक, वो अब शराब की गुलामी से आज के दिन आजाद थे। इसीलिए रोज बोल रहे थे, ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, इस 12 कदमों के कार्यक्रम पर चलते हुए शराब से दूर हूं, पहले जहरीले घूंट से, और एक अच्छा सुखी समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूं। और ये बोल रहे थे तो वो एक सहजता से बोल रहे थे, दिखाने के लिए नहीं बोल रहे थे। जो अनुभव था उनका, जो वो जिए थे, जो उसके रिजल्ट्स उनको मिले थे, वो उनकी जुबान में से बाहर आ रहे थे, आंखों में से मेरी तक पहुंच रहे थे। तो ये मैं भी अगर आ जाऊंगा इस रास्ते पे, इनका हाथ थाम लूंगा, मैं ईश्वर को मानूं या नहीं मानूं, क्योंकि ईश्वर को तो मैं मान ही नहीं रहा था तब भी। अब ये इच्छा हो रही थी कि ईश्वर को मानूं, लेकिन सालों तक की नास्तिकता, पालन पोषण करके जो बड़ाई हट्टी कट्टी करी थी, वो निकल नहीं रही थी मेरे से। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, गॉड इज ग्रुप ऑफ ड्रंक्स, ये बेवड़ों का जो समूह है इसको तू मान ले, हायर पावर, इससे भी काम चल जाएगा तेरा। तो वो कहीं ना कहीं मान लिया यार। और तीसरी बात जो मेरे को बोली थी कि अब ये जीवन जो है वो तेरी मर्जी से चलता आया तू। मतलब आज जो बहुत हंसी आती है इन चीजों पे कि किसी जमाने में ये समझते थे कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है एकदम, आज हम सबको पता है कि वो गोल है। तो हंसी आती थी कि इस बात पे कैसे विश्वास करते थे। या फिर ये भी विश्वास करते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज उसके इर्द गिर्द घूमता है। आज हम उन पर उस बात को नहीं मान सकते। लेकिन मैं एक बेवकूफ था जो ये सालों तक मानता रहा कि मैं केंद्र बिंदु हूं इस विश्व का। और ये सारे लोग जो हैं, मेरे घर वाले, मेरे काम वाले, मेरे दोस्त, मैं जहां जाता हूँ, ये इन्होंने मेरे इर्द गिर्द घूमना चाहिए। मेरी पत्नी ने वो करना चाहिए जो मैं करूं, मेरे बच्चों को ऐसा करना चाहिए, मेरी काम की जगह पे ऐसा होना चाहिए। यहाँ तक कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने भी ये बदलाव लाने चाहिए। तो ये जो हूं मैं, कि जो है उसको मैं स्वीकारता नहीं हूं, और मेरे हिसाब से इस दुनिया को बनाने की कोशिश करता हूं जैसे मैं खुद भगवान हूं। तो ये भगवान बनने का नाटक मेरे को बंद करना पड़ेगा सबसे पहले। स्वार्थीपन, आत्म केंद्रितता, अहंकार से भरा हुआ मैं, प्रॉब्लम रियल ये है। शराब से अगर मेरे को दूर रहना है, उस गुलामी से मेरे को मुक्ति पानी है, तो सबसे पहले ये भगवान बनने का नाटक मेरे को छोड़ना पड़ेगा। और मैं छोड़ने के लिए इस बार तैयार था दोस्तों, क्योंकि कुछ ही चीजें करके देखिए। अब ये मैंने कहा कि ईमानदारी कई बार आई थी और चली गई थी, विलिंगनेस आई थी और चली गई थी। इसको अब ये इसको बनाए कैसे रखूं? एक तो 100% मानना पड़ेगा कि शराब मेरी मास्टर,
मालिक बन गई है मेरे को, इससे मैं अपने दम पे तो छूट नहीं सकता हूं। और मैंने ये किया कि इस बार मैं कोई पैसे के पीछे भाग नहीं रहा हूं, नौकरी के पीछे भाग नहीं रहा हूं। घर में लाले पड़े हैं, महीने का राशन कहां से आएगा मालूम नहीं है। हालत ये बना दी थी घर की, पूछिए मत। बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन एक बात समझ में आ गई है कि अगर मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा होना है तो मेरे को शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर रहना पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी। और इसके लिए जो भी मेरे को जरूरी है वो मैं करूंगा, तो ही मेरे गले में फिर से ये फंदा नहीं आएगा। तो मैं पहले 2-3 महीने तक मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स के साथ रहा, पूरा टाइम। क्योंकि मैंने कहा कि मेरे जीवन में जो जो अच्छे लोग थे वो सुरक्षा कवच था मेरा, वो हटा के मैंने फेंक दिया था कि कहाँ ये गले में यार वो फंदा पड़ा है। लेकिन इस बार मेरा सुरक्षा कवच ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स थे। हर किसी के लिए ये जरूरी होगा ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि पहले 3 महीने में पूरा सुबह घर से निकलता था, दिन भर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स के साथ रहता था और रात को घर पहुंचता था सीधा खाने पे। ये मैंने करने से मेरे को मदद मिली, मेरी वो जो ऑनेस्टी है वो टिकने में, वो विलिंगनेस टिकने में, और उनकी बातें जो अब मैं सुन रहा था उसका एनालिसिस नहीं कर रहा था। वरना पहले मैं बहुत साइंटिफिक मानने वाला खुद को इंसान, तो वो एनालिसिस करता था, ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, डर के मारे इनको ऐसा लग रहा है, साइकोलॉजी ये बोलती है। नहीं भैया, कुछ काम नहीं आया मेरा, ये दिमाग ही मेरे को मरवाता है। इस बार मैं उनकी बातों पे भरोसा कर रहा था। मेरे को किसी ने बोला कि अनिरुद्ध ये मान ले कि तेरे को नहीं दिखाई, तेरी दृष्टि जो है वो अभी नहीं है, चली गई है। तेरे को रास्ता पार करना है तो तेरे को किसी का हाथ में हाथ देना पड़ेगा। वो मैंने दे दिया। मैंने हर एक चीज करी जो मेरे को, मेरे जो वो मार्गदर्शक थे, स्पॉन्सर नहीं लिया था तब, उन्होंने कही और वो मैंने करी। मेरे घर वालों ने कही, वो मैंने करी। जो भी हो जाए, मेरे को पहले वाला था कि ऐसा करूंगा तो कैसे होगा, प्रोजेक्ट आया है ये इतना नुकसान हो जाएगा, 5 लाख का उतना हो जाएगा, वो हो जाए, कुछ भी मन में किंतु परंतु नहीं। और यही कहीं ना कहीं मेरा तीसरा कदम था कि हमने अपनी इच्छाओं और जीवन को ईश्वर को जैसा भी हम मानते हैं उसके हवाले कर दिया। ईश्वर क्या है क्या नहीं है मेरे को समझ में नहीं आ रहा था तब दोस्तों, लेकिन इतना समझ में आया था कि इस मीटिंग में कोई एक हायर पावर है। वो बोलते थे 14 कुर्सी लगी है तो बोलते थे 15 भी लगाओ रे। वो बोलते थे 14 जन नहीं है यहाँ पे, 15 है, क्योंकि 15वें में हायर पावर बैठी हुई है। तो ये हायर पावर मेरे को महसूस होने लगी, क्योंकि इतने सालों से जो मैं कर रहा था, एक तो शराब को कंट्रोल करना, अब उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। कोई झगड़ा नहीं था, कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने कहा था कि रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड, RID, शराब के बिना बेचैन, चिड़चिड़ा, असंतुष्ट रहता हूं मैं। शुरुआत में कुछ दिन जरूर तकलीफ हुई, नींद एक प्रॉब्लम थी, बिल्कुल थी। घबराहट होती थी, जो नुकसान किए मैंने देखे, मैंने कि अरे बाप रे, इतने सालों में इतने नुकसान कैसे भर के निकालेंगे, 42 साल का हुआ हूँ, कहाँ से नौकरी मिलेगी, अजनबी शहर में हूँ, यहाँ पे कोई मेरे को जानता नहीं है, मेरे हाथ में कोई हुनर नहीं, ग्रेजुएट नहीं, कैसे क्या होगा, डर लगता था। भविष्य की चिंताएं होती थी, गलतियों पे पछतावा होता था, नजरों से नजर मिलाने में तकलीफ होती थी। लेकिन इन सब के साथ मेरे को एक आशा थी। लोग बोल रहे थे रिकवरी पे ध्यान दे अनिरुद्ध, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब जो है धीरे धीरे मैं देख रहा था कि एक हायर पावर ने कहीं ना कहीं मेरे मन में प्रवेश कर रही थी, मेरे जीवन में प्रवेश कर रही थी। और उन्होंने बोला था कि अब मैं मालिक नहीं था यार, मैं मालिक नहीं था, शराब मेरी मालिक नहीं थी, हमने एक नया मालिक ले लिया था। और इस बहुत सिंपल बोला था कि वो बाप है और मैं उसका बेटा हूं। बाप बेटे की रखवाली करेगा, बाप बेटे की चिंता करेगा, बाप बेटे का भविष्य सुरक्षित करेगा। वो मालिक है, मैं उसका नौकर हूं। दिन भर मैं वही सोचूंगा, सुबह उठूंगा, मैं आभारी हूं इस जीवन का कि यार मैं उस गुलामी से आज के दिन मुक्त हूं। आज मेरे को रहना है तो आज के दिन में कैसा करूं, क्या करूं, कैसे बिताऊं, तो तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। बहुत तकलीफें थी, घर में भी तकलीफें थी, घर में बहुत गुस्सा था लोगों के मन में मेरे लिए, बहुत हेट्रेड ही था, नफरत ही थी ये कहूंगा मैं। लेकिन वो सब झेलने की ताकत आ गई थी अब मुझ में। अब मुझ में कहां से ताकत यार, ताकत नहीं थी मेरे में, यही तो मेरी प्रॉब्लम थी ना। मेरे से मैं न शराब से दूर रहने की ताकत थी, न मेरे को जीवन के तनाव सहन करने की ताकत थी, न मेरे को जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके सॉल्यूशन ढूंढने की ताकत थी। मेरे को तो इन सब चीजों के लिए शराब की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब नहीं पड़ रही थी।
अब आप लोगों के जरिए वो हायर पावर है जो मेरे को ये शक्ति दे रही थी कि आज के दिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार कि जिसके लिए मेरे को शराब के पास जाना पड़े। मैं उन लोगों के साथ रहने गया, मीटिंग जाने लगा, ईमानदारी से शेयर करने लगा, दिल तो हल्का होने ही लगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी, यहाँ पे मैं उठाने लगा, उनको अप्लाई करने लगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ, उन्होंने बोला था कि बोल के काम नहीं चलेगा यार, काम करके काम होगा। तो वो काम मैं कहीं ना कहीं कर रहा था, मेरे को सर्विस में ले जाने लगे, पर्चे बांटने लगे, मेरे को बाकी नए लोगों से मिलवाने लगे, तो इस सब में कुछ एक सुकून, एक शांति महसूस होने लगी। जो मैं सालों तक व्यर्थता महसूस कर रहा था कि इस जीवन में रखा क्या है, वो व्यर्थता अब जा रही थी। मेरे को कहीं ना कहीं एक उद्देश्य नजर आ रहा था, लाइफ को कहीं डायरेक्शन मिलती नजर आ रही थी। और ये सब चीजें हैं जो मेरे को कहीं ना कहीं शराब से दूर रहने में मदद कर रही थी। फिर मेरे को बोला कि यार स्पॉन्सर ले ले तू। मैंने स्पॉन्सर लिया, थोड़ा लेट लिया, जो मेरी गलती थी, मैंने थोड़ा पहले लेना चाहिए था, लेकिन ये भी बोलते हैं कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से और टाइमिंग से होता है यार। तो सही समय पे मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट लेट नहीं हुआ, और मैं, वरना मैंने स्पॉन्सर लिया, और तब तक मेरे को है ना अहंकार, मैंने कहा तो ऐसा थोड़ी ना जाता है, वो लौट आता है फिर से, क्योंकि मैं, ये सब होने के बाद काम फिर से चालू हुआ, घर में परिवर्तन आ गया, घर वालों को भी पता चल गया कि अब ये यार सचमुच बदलाव आ गया है, इसमें नाटक नहीं कर रहा है। 13 महीने बाद घर वालों को ये यकीन हुआ कि नहीं, इसमें बदलाव आया है। तो ये सब चीजें हो जाने के बाद फिर से है ना मैं थोड़ा अलसाता हूँ, और जैसे ही अलसाता हूँ वैसे ही कहीं ना कहीं थोड़ा बीमारी को भूल रहा हूँ, और थोड़ा अहंकार आ जाता है मन में। तो वैसा वो आ जाता था, और इसी अहंकार के तले मैं स्पॉन्सर लेने में कतरा रहा था। यार ये तो ऐसा होगा कि है ना, वो गाय को जैसे बांध देते हैं किसी के तबेले में, वैसे मैं कहीं पे बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं था यार, कहाँ से वो भी चीज हो गई। आप लोगों के साथ रहते रहते सारी चीजें जो मेरे को नहीं करनी थी, अंदर से एक है ना आवाज आती है कि मत कर अनिरुद्ध, लेकिन मैं कर ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे को वो अब पता चल गया है कि ये करता हूँ तो इसमें मेरा भला है। तो मैंने स्पॉन्सर लिया, कदमों पे काम करना चालू किया, और तब जाके वो जो पूरी प्रोसेस है यार, वो मैं सही ढंग से, मेरे को लग रहा था वैसा बिग बुक ना मेरे को समझ में आई थी, न कोई ज्ञान हुआ था एक एक शब्द के पीछे क्या अर्थ छुपा है और मेरे लिए क्या है। वो स्पॉन्सर ने मेरे को जैसे उंगली पकड़ के, मेरे को पहले मेरी माँ ने सिखाया था कि ये अ है, ये ब है, ये क है, फिर स्पॉन्सर ने मेरे को बिग बुक का मतलब समझाया, और फिर धीरे 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 जो पूरी प्रोसेस है वो मेरे साथ होने लगी। और वो होने लगी तो मैं देखता हूँ कि स्पॉन्सर लेने के बाद ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे चैलेंजेस, ऐसी ऐसी चुनौतियां आई, जो शायद मैं अगर उसके साथ, स्पॉन्सर के साथ कार्यक्रम नहीं कर रहा होता तो मैं उनका सामना नहीं कर पाता। आप लोगों का साथ था, स्पॉन्सर के साथ कदमों पे काम कर रहा था, और मेरे को सर्विस बोला था, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला था कि जो शराबी अपने आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण बनाने की और उसका विस्तार करने की कोशिश नहीं करेगा, खुद के त्याग द्वारा दूसरों की मदद करते हुए, वो शायद आगे आने वाली चुनौतियों को और कठिन पलों का सामना नहीं कर पाएगा, और फिर से शराब की ओर जाएगा। और मेरे को कतई जाने की इच्छा नहीं थी दोस्तों। ये जो मेरे को जीवन अब मिला था शराब के बिना, एक एक दिन करके जैसे एक एक ईंट रचते जा रहा था, और एक बड़ी सुंदर इमारत तैयार हो गई थी, जीवन की हो रही थी, और मेरे को वापस उस दलदल में, उस गुलामी में, उस जगह नहीं जाना था। ये यहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जरिए जो मेरा मालिक मेरा जीवन चला रहा था, अब ये गुलामी नहीं थी। मेरे को लग रहा था कि ईश्वर को मानूंगा या उच्च शक्ति को मानूंगा या मीटिंग में रोज जाऊंगा, ये कोई कैसा बंधन है, कैसा रूटीन है, लेकिन ये दरअसल मेरी आजादी का रास्ता है। तो आज मैं उस हायर पावर को मालिक मान के, इस हाईवे पे जो उन्होंने बोला है उस हाईवे पे चल रहा हूँ, एक बहुत ही सुखी, समाधानी और एक सुकून भरा, आनंद भरा, बहुत मौज मस्ती भरा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा जीवन जीने की जिसकी मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कर पाऊंगा। वो जो खुदकुशी करने वाला इंसान आज जीने की उम्मीद रखता है, और एक उपयोगी जीवन जीने की उम्मीद रखता है, जो सिर्फ आप लोगों के साथ संभव है दोस्तों। तो आज के दिन मैं उस शराबी की गुलामी से मुक्त हूँ, और आपकी मदद से, उस हायर पावर की मदद से एक आजाद जीवन जी रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी शेयरिंग खत्म करने की इच्छा रखता हूँ, और कहीं कुछ बोलने में मैं कहीं बहक गया हूँ, कुछ गलत बोल गया हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। आप लोगों ने बहुत शांति से सुन लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच भावेश भाई, सभी को होस्ट नवजीवन ग्रुप, थैंक यू सो मच।